नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एडब्ल्यू क्लासेस में। सो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक विशेष प्रकार की टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंतर्गत फ्रेंड बहुत सारे सैम्पलिंग्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, और ये स्पेशल बात ये है कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं फ्रेंड। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, कोटा सैम्पलिंग है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, पर्पस सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, और सैम्पलिंग एरर्स है। तो थंबनेल को देख के आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, तभी आप मेरे वीडियो पर आए, तभी मेरे वीडियो को आपने क्लिक किया। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ टॉपिक पे। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो मैं बार बार बताया हूँ फ्रेंड, कुछ जानने से पहले, पढ़ने से पहले उसके विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी रख लेनी चाहिए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। जैसे ये टॉपिक हमारा है, तो इसका मतलब क्या है, यूज क्यों होता है, उसके बाद इसके गुणों को और अवगुणों को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है फ्रेंड? एक ऐसी, क्या है, प्रतिदर्श चयन विधि है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसी प्रतिदर्श चयन विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य का, देखिएगा, जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य का चयन होने की समान संभावना नहीं होती है। ठीक, समान संभावनाएं नहीं होती हैं, या शोधकर्ता की सुविधा, निर्णय या उपलब्धता पर आधारित होती है, ना कि यादृच्छिकता पर। याद रखिएगा इतना कि ये सुविधा के अनुसार बता रहा है। अच्छा जी, परिभाषा क्या बता रहा है इसमें? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वह विधि है जिसमें प्रतिदर्श का चयन, देखिएगा ध्यान से, क्या है, संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है, याद रखिए, बल्कि शोधकर्ता की व्यक्तिगत पसंद, जैसे शोधकर्ता की जो विशेष प्रकार की पसंद है उस क्षेत्र में, अच्छा, आसानी या विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। यह प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से भिन्न है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से क्या, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भिन्न है, क्योंकि यहां जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना पड़ता है, करना होता है। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, आप बने रहिए मेरे साथ। इससे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड। यहां देखिए बता रहे हैं प्रकार, प्रकार क्या होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, प्रकार बता रहे हैं। उपयुक्तता सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग बता रहे हैं फ्रेंड। कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, निकटतम या आसानी से उपलब्ध व्यक्तियों का चयन करना, निकटतम या आसानी से उपलब्ध व्यक्तियों का चयन करना, किसमें आएगा, कन्वेंशियंस, कन्वेनियंस सॉरी सैंपलिंग में आएगा, उपयुक्तता सैंपलिंग में आएगा। जैसे पास के छात्रों से डेटा लेना, जो आपके नजदीक के छात्र हैं उनसे आप डेटा ले सकते हैं बिना हिचक के। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं, कोटा सैंपलिंग बता रहे हैं। कोटा सैंपलिंग क्या होता है फ्रेंड? इसमें क्या हो जाएगा, जनसंख्या की विशेषताओं, जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसकी जो विशेषताएं हैं, गुण है, जैसे उम्र, लिंग के आधार पर निश्चित संख्या में प्रतिभागी चुनना, ठीक, बिना यादृच्छिक चयन के, बिना यादृच्छिक चयन के, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग, ठीक, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग, परपोजिव सैंपलिंग जिसे बोलते हैं। क्या बोला जाता है? परपोजिव सैंपलिंग। हिंदी याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि हिंदी में ही फंसाता है, इसके वर्ड को याद करना है। क्या याद करना है? उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, परपोजिव सैंपलिंग कहते हैं। इसीलिए जो इंग्लिश पढ़ता है उसे हिंदी नहीं समझ में आती, और जो हिंदी पढ़ता है उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है। तो हो सकता है अगर आपको दोनों में से एक की जानकारी है तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके, विशिष्ट उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों या योग्य व्यक्तियों का चयन करना। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है। स्नोबॉल सैंपलिंग याद रखिएगा, स्नोबॉल सैंपलिंग को इंग्लिश में स्नोबॉल सैंपलिंग ही कहा जाता है। एक प्रतिभागी अन्य को संदर्भित करता है, जैसे दुर्लभ समूह में, कोई एक दुर्लभ समूह है, ठीक, उस चीज में किसी एक को संदर्भित करता है, याद रखिएगा। अब लाभ हानियां देख लीजिए, इसका क्या है, लाभ और हानियां क्या है। यह विधि त्वरित और कम खर्चीली होती है। कौन सी विधि होती है? स्नोबॉल सैंपलिंग है। क्या कह रही है कि यह कम खर्चीली होती है, लेकिन सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन जिसे कहते हैं, सीमित रहता है, क्योंकि पूर्वाग्रह, जो बायस होता है, पक्षपात वाली बात होती है, क्योंकि उसमें आपका मन भी शामिल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आती है कि संभावना अधिक होती है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी ग्रुप में ज्यादा हो या किसी के प्रति ज्यादा हो,
तो इसमें ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। छोटे शोध या गुणात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त होते हैं। ये सिस्टम जो होते हैं छोटे शोध है ना के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं फ्रेंड हम लोग। यहां क्या कह रहे हैं, क्या कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग को मैं डिटेल से बताता हूं। व्हाट इज कोटा सैंपलिंग। कह रहे कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की एक शाखा है या एक विधि आप कह सकते हैं, जिसमें शोधकर्ता जनसंख्या को, इसमें शोधकर्ता पॉपुलेशन को विशिष्ट विशेषताओं जैसे उम्र, लिंग, आय के आधार पर समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह से निश्चित संख्या कोटा, एक निश्चित संख्या है ना, 100 में से 10, 20, 50 जिस प्रकार से लेना चाहता है, में प्रतिभागियों का चयन करता है। ठीक, प्रक्रिया क्या है इसकी। शोधकर्ता पहले जनसंख्या के अनुपात का आकलन करता है। मान के चलिए 1000 जनसंख्या है, 500 जनसंख्या है या 200 जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या होगी, जितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक, फिर प्रत्येक समूह के लिए कोटा निर्धारित करता है और उसके बाद क्या करता है, सुविधा या निर्णय के आधार पर सदस्य चुनता है। अच्छा जी, उदाहरण, एक सर्वे में 50% पुरुष और 50% महिलाओं का कोटा तय कर लेना यादृच्छिक चयन नहीं होता है। ठीक, इसके कुछ और रूल्स होते हैं फ्रेंड, आगे बताऊंगा मैं। यहां देखिएगा प्रकार, उसके प्रकार कितने होते हैं। नियंत्रित कोटा सैंपलिंग जो है शोधकर्ता चयन पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। जो शोधकर्ता है इसमें चयन पर सख्त प्रतिबंध लगा देता है। ठीक, अच्छा, अनियंत्रित कोटा सैंपलिंग एक ऐसा कोटा सैंपलिंग है जिसपे कोई नियंत्रण नहीं है, अधिक लचीलापन सुविधा पर आधारित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ चॉइसों को रखता है। अच्छा जी, लाभ हानियां, इसके लाभ और हानि क्या है याद रखिएगा। या तेज, कम खर्चीला और विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, लेकिन पूर्वाग्रह की संभावना अधिक होती है। और पूर्वाग्रह परिणामों का सामान्यीकरण सीमित रहता है। जो परिणाम है उसके क्या है, सामान्यीकरण जो है वो बहुत ही सीमित होता है, दायरा होता है, बाजार अनुसंधान या प्रारंभिक अध्ययनों के लिए उपयुक्त होता है या उपयुक्त माना जाता है। तो आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा आपके। चलिएगा, यहां क्या कह रहे हैं, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से लिया गया या आकस्मिक प्रतिचयन जिसे बोलते हैं। क्या बोला जाता है, आकस्मिक प्रतिचयन। तो इंग्लिश में ना बता के मैं हिंदी में बता रहा हूं। ठीक, कह रहा आकस्मिक प्रतिचयन वह विधि है जिसमें शोधकर्ता संयोगवश, है ना, संयोगवश अचानक से या आसानी से उपलब्ध लोगों का चयन करता है। ठीक, जो लोग आसानी से उपलब्ध हो जाए ऐसे लोगों का चयन करता है। जैसे सड़क पर मिले व्यक्ति या निकटतम छात्र, जो सड़क पे कोई लोग मिल गए कि भैया ये सरकार कैसी काम कर रही है या जनता के लिए आपके लिए क्या सुविधा प्रदान कर रही है, किसी भी क्षेत्र में आप रिसर्च कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप केवल सरकार के विषय में ही पूछेंगे, बहुत सारी सुविधाओं के विषय में, मेडिकल के विषय में, एजुकेशन के विषय में पूछा जाएगा। याद रखिएगा यह गैर क्या संभाव्य सैंपलिंग का प्रकार है, गैर संभाव्य सैंपलिंग का प्रकार है। याद रखिएगा जो पूर्वाग्रह पूर्ण होता है, पूर्वाग्रह पूर्ण होता है और सामान्यीकरण के लिए अनुपयुक्त होता है। हो सकता है कि आपने किसी व्यक्ति से पहले बात कर लिया हो कि चलिए ठीक है आप यहाँ मुझे मिलिए, मैं आपके पास आऊंगा और जो क्वेश्चन पूछूंगा बताइएगा और मेरे अनुसार ही बताइए जो मैं चाहता हूं। तो इसमें क्या होता है कि सामान्यीकरण के लिए अनुपयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता है। क्या बोलते हैं इसे, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, आकस्मिक प्रतिचयन। तो याद रखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। क्या पर्पस सैंपलिंग, है ना, पर्पस सैंपलिंग क्या होता है, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। पर्पस सैंपलिंग का मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन होता है फ्रेंड। यहां देखिएगा वह विधि है जिसमें शोधकर्ता अपने निर्णय के आधार पर, जो शोध कर रहा है वो अपने निर्णय के आधार पर उन सदस्यों को चुनता है जो अध्ययन के लिए या अध्ययन के उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त हो, अध्ययन के उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त हो। यह निर्णयात्मक या क्या है, चयनात्मक नमूनाकरण भी कहता है। ठीक, या कहलाता है या इसे कहा जाता है और गुणात्मक शोध में उपयोगी होता है। तो ये आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए फ्रेंड, क्या कह रहे हैं, कैंसर रोगियों का चयन उनके अनुभव पर शोध के लिए। मान के चलिए कुछ कैंसर रोगी है और आपने
उस पर शोध किया कि ऐसे लोग, आपको ये शोध कर रहे हैं कि बीमारी कैसे होती है तो बात अलग की है, लेकिन अगर आपने ये शोध किया कि वो लोग कैसे अपने जीवन में क्या फील करते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक, तो उनके अनुभव के लिए कि उनके जीवन का अनुभव कैसा रहा, आपकी समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। चलिएगा यहां डेफिनेशन देखिए, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, स्नोबॉल प्रतिचयन जिसे कहा जाता है, स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल प्रतिचयन कहा जाता है फ्रेंड इसको। कह रहा है कि परिभाषा आप देखेंगे, स्नोबॉल प्रतिचयन वह तकनीक है, स्नोबॉल प्रतिचयन वह तकनीक है जिसमें प्रारंभिक प्रतिभागी, है ना, स्टार्टिंग वाला, अपने संपर्कों से नए सदस्यों की सिफारिश करते हैं। अच्छा, अपने संपर्क से नए सदस्य का सिफारिश करते हैं, या दुर्लभ या छिपी हुई आबादी, चाहे दुर्लभ या छिपी हुई आबादी जैसे नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अच्छा, जहां यादृच्छिक चयन असंभव होता है, याद रखिए यादृच्छिक चयन असंभव होता है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स क्या बता रहे हैं यहां, कह रहा है कि मान के चलिएगा कि एड्स रोगियों का अध्ययन जहां एक रोगी दूसरे को जोड़ता है, जैसे मान के चलिएगा आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और सरकारी अस्पताल से अगर ऐसे चार्ट्स मांगते हैं, अगर आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं तो डॉक्टर को एक सिस्टम रूल के हिसाब से अगर आप मांगेंगे तो उनको रोगियों का चार्ट आपको देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि एक रोगी दूसरे रोगी को जोड़ता है, एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, जैसे यहां देखिए स्टडिंग ड्रग्स यूजर, ये तो दूसरा है ना, एडिक्ट रिफर, ये तो पीछे वाला एग्जाम्पल है, छोड़िए इसको। आगे देखिएगा टाइप्स एंड प्रोस कॉन्स, टाइप प्रकार कैसे होते हैं फ्रेंड याद रखिएगा, लीनियर और रिफरल पर पर्सन, कह रहा हर व्यक्तियों का अलग अलग। अच्छा, यहां देखिएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, कह रहा सस्ता और लचीला लेकिन पूर्वाग्रह गुणात्मक शोध के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं फ्रेंड, यहां क्या बता रहे हैं देखिएगा, सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर क्या होता है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको जान लिया तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहे सैंपलिंग त्रुटियां क्या होती है, जो सैंपलिंग एरर को हिंदी में क्या कहेंगे, सैंपलिंग त्रुटियां वे गलतियां हैं जो तब होती हैं जब, वो तब होती हैं जब चयनित प्रतिदर्श जनसंख्या का सही, जो चयनित प्रतिदर्श है जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिससे परिणाम पक्षपाती या अविश्वसनीय हो जाते हैं। मान के चलिए आपने किसी भी जनसंख्या का चयन किया, अपने अनुसार कर लिया, और कोई और व्यक्ति उसी रिसर्च पे उसी समय आया और उसको कुछ डेटा या कुछ परिणाम अलग मिलते हैं, तो यहाँ सैंपलिंग एरर होता है, यहाँ गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, ज्यादा होता है। प्रकार क्या बता रहे हैं, यादृच्छिक सैंपलिंग त्रुटि क्या होती है फ्रेंड, यादृच्छिक सैंपलिंग त्रुटि वो त्रुटि है संयोग से उत्पन्न भिन्नता, अचानक से कुछ भिन्नता आ जाए, बड़े सैंपल से कम होती है, जो बड़े सैंपल होते हैं उससे कम होती है। उदाहरण, सर्वे में युवा मतदाताओं की संख्या संयोग से अधिक आना, मान के चलिएगा जो युवा मतदाता है उनकी संख्या है अचानक से बढ़ जाना, क्योंकि जो 17 से 18 साल की उम्र में पहुंचे हैं और उनका क्या बन गया है, वोटर आईडी में नाम आ गया है, तो ऐसे में उनकी संख्याएं बढ़ गई। अच्छा, क्या व्यवस्थित त्रुटियां क्या होती है फ्रेंड, व्यवस्थित त्रुटियां गलत विधियों से, जैसे चयन, जो गलत विधि से आपने जो चयन किया है, पूर्वाग्रह या अपूर्ण सैंपल फ्रेम होता है, इसमें जनसंख्या विशिष्ट चयन और कवरेज त्रुटियां शामिल होती हैं। अन्य प्रकार क्या है याद रखिएगा, क्या फ्रेम त्रुटि, अपूर्ण सूची, गैर संदर्भ त्रुटि, जो जवाब ना दे और शोधकर्ता पूर्वाग्रह हो, कहने का मतलब पहले से उसकी इच्छाएं मिली जुली हों। सो आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा। यहां देखिएगा कारण और उदाहरण, है ना, रीजन एंड एग्जांपल्स, जनसंख्या विविधता जो है, छोटा सैंपल या आसमान, जो जनसंख्या विविधता है छोटा सैंपल होता है या आसमान होता है। अच्छा, प्रतिनिधित्व से उत्पन्न होता है, उदाहरण केवल शहरी क्षेत्रों का सर्वे राष्ट्रीय आय औसत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, मान के चलिए कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, ठीक, उनकी कमाई करने का जरिया ज्यादा है, या इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना। अच्छा जी,
त्रुटियां कम करने के उपाय क्या है? त्रुटियां कम करने के उपाय क्या है? संभाव्यता सैंपलिंग अपनाएं, सैंपल आकार बढ़ाएं। जो संभाव्यता सैंपलिंग है आप उसको अपनाइए और सैंपल आकार को बढ़ाइए। अस्थिरीकरण करें, अस्थिरीकरण, अस्तर एक के बाद एक, और फ्रेम सत्यापित करें, जिसका फ्रेम है सत्यापित करें, क्या है अच्छीकरण उपयोग या उपयोगी हो जाएगी। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड, हाँ यहां क्या कह रहे हैं, गुणात्मक शोध। यहां आ गए हम लोग, गुणात्मक शोध क्या फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गुणात्मक शोध। कह रहे क्वालिटेटिव रिसर्च, ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, यहां से एक नई पैटर्न आ गई है फ्रेंड। कह रहे हैं गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च में मुख्य रूप से 7 प्रकार के शोध आते हैं। कितने प्रकार के याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर पूछा कितने टाइप के शोध आते हैं तो आपको बताना है 7 प्रकार के शोध आते हैं, जो गहन समझ, व्याख्या और गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इस पे गहन समझ, व्याख्या और गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। ये शोध गैर संख्यात्मक डेटा पर केंद्रित होते हैं, गैर संख्यात्मक डेटा पर केंद्रित होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि गुणात्मक शोध के प्रकार, गुणात्मक शोध के प्रकार क्या है, देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा फ्रेंड, क्या है, रिसर्च या रिसर्चिकल, क्या करेंगे चीजों को, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक, ये क्या कहा जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च। रिसर्चिकल चीजों को जो इतिहास का रिसर्च करता है हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा। यहां कह रहे हैं भूतकाल की घटनाओं का विश्लेषण दस्तावेजों से करता है। भाई सही है, पुराने बीते हुए समय में जो घटनाएं हुई थी बिना दस्तावेज के नहीं हो सकते। अगर कोई भी व्यक्ति इतिहास के विषय में या पुरानी चीजों के विषय में पूछता है या रिसर्च करता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक, आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर है दार्शनिक अनुसंधान, फिलोसफिकल रिसर्च। दार्शनिक अनुसंधान, फिलोसफिकल रिसर्च कह रहा है कि सैद्धांतिक विचारों और धारणाओं की जांच करना, ठीक, या जांच पर रिसर्च करना क्या कहलाता है, फिलोसफिकल रिसर्च कहलाता है। नंबर 3 क्या है, प्रजातीय अनुसंधान, इथनोग्राफिक रिसर्च। क्या बोलते हैं इसको, इथनोग्राफिक रिसर्च। इंग्लिश और हिंदी याद रखिएगा फ्रेंड, प्रजातीय अनुसंधान, इथनोग्राफिक रिसर्च, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। किसी संस्कृति या समुदाय का गहन अध्ययन करता है। मान के चलिए हिंदू संस्कृति, मुस्लिम, है ना, इस्लामिक जो संस्कृति है या जो क्रिश्चियनिटी की है, बहुत सारे हैं, या आप कह सकते हैं कि कोई एक समुदाय है, कोई मजहब है, ऐसी चीजों का गहन अध्ययन करना। क्या है, विशिष्ट अनुसंधान क्या होता है, केस स्टडी रिसर्च होता है फ्रेंड। केस स्टडी रिसर्च होता है किसी एक व्यक्ति, घटना या समूह का विस्तृत विश्लेषण करना। मान के चलिएगा किसी स्थान पर किसी ट्रेन दुर्घटना, किसी ट्रेन का दुर्घटना ग्रस्त हो गया, उसमें कुछ लोग मारे गए, तो ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, या कोई पुल टूट गया, ब्रिज टूट गया, ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें होती किसी एक व्यक्ति, घटना या समूह की विस्तृत जानकारी या विश्लेषण रखने के लिए। अच्छा, अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान क्या होता है फ्रेंड, अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस कल्चरल रिसर्च। क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्या, विभिन्न संस्कृतियों की तुलना, जिसमें जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या आप कह सकते हैं जो वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग हैं ना, ऐसी चीजों को मिला के उसकी तुलना करना, हर एक संस्कृतियों की अलग अलग जो पढ़कर रूपरेखा तैयार करके उसकी तुलना करना ही क्रॉस कल्चरल रिसर्च कहलाता है। विषय वस्तु विश्लेषण, अगला देखिएगा, विषय वस्तु विश्लेषण क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस ग्रंथों, मीडिया या सामग्री का गुणात्मक मूल्यांकन होता है, जिसे हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। यहां देखिएगा विकासात्मक अनुसंधान, विकासात्मक अनुसंधान इसके अंतर्गत एक और आ गया है। डेवलपमेंटल रिसर्च क्या होता है, परिवर्तनों या विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। ठीक, आप कह सकते हैं कि जो जीवन में या जो वर्तमान समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसका अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल रिसर्च। ओके, यहाँ उपयोगिता क्या है, यूज क्या है फ्रेंड, कह रहे ये शोध व्यवहार, अनुभव और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए उपयुक्त है, विशेषकर शिक्षा और सामाजिक विज्ञान में। सो आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं।
यहां क्या कह रहे हैं, वर्णनात्मक शोध, है ना, वर्णनात्मक शोध डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है फ्रेंड, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रिसर्च है। वर्णनात्मक रिसर्च या शोध डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्तमान स्थित विशेषताओं या घटनाओं का वास्तविक वर्णन करने वाला शोध है, याद रखिएगा। यह क्या है कि स्थिति को समझने पर केंद्रित होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहां कह रहे हैं कि ये स्थिति को समझने पर केंद्रित होता है। वर्णनात्मक शोध के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, क्या वान डैनेल के अनुसार वर्णनात्मक शोध को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया, याद रखिएगा। किसमें, 3 मुख्य भागों में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं अभी बताता हूं आपको मैं, आगे चलिएगा। यहां क्या कह रहे हैं कि सर्वेक्षण अध्ययन, क्या कह रहे हैं, सर्वेक्षण अध्ययन, सर्वे स्टडीज, क्या बोला जाता है उसको, सर्वे स्टडीज, विद्यालय सर्वेक्षण, स्कूलों की क्षमता प्रभावशीलता का मूल्यांकन, अच्छा जी, निरीक्षण प्रश्नावली साक्षात्कार द्वारा किया जाता है। तो विद्यालय सर्वेक्षण, इसे क्या कहा जाएगा, सर्वे स्टडीज के अंतर्गत आएगा फ्रेंड ये। परलेखी विश्लेषण क्या होता, परलेखी विश्लेषण दस्तावेजों से मनोवैज्ञानिक दशाएं, रुचियां, कमजोरियां समझना आदि, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसके अंतर्गत आती हैं। ये नंबर 2 हो गया है। आप देखिए अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन क्या होता है, व्यक्ति अध्ययन, अभी पीछे बताया केस स्टडी के विषय में बताया था मैं, याद रखिएगा। व्यक्ति परिवार का गहन विश्लेषण, आत्मकथाएं, डायरी से ये जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन होता है फ्रेंड, कारण ढूंढना, जैसे अपराध, क्या है, अपराध वृत्ति, हाँ, क्रिमिनल चीजें होती है, या क्रिमिनल का किसी कोई केस है उसका स्टडी करना, ठीक, क्रिमिनल केस स्टडी आप कह सकते हैं। आगे सहसंबंधनात्मक अध्ययन, सहसंबंधनात्मक अध्ययन क्या होता है, चरों के पारस्परिक संबंध जो शारीरिक मानसिक विकास में सहयोग देते हैं, ठीक। आगे चलिएगा। एक ये बचा है, इसमें 3 प्रकार बताया गया था, मैं तीसरा प्रकार बता रहा हूं। कह रहे विकासात्मक अध्ययन, अभी पीछे बता के आया हूं, डेवलपमेंटल स्टडीज अभी बताया हूं, अनुदैर्य अध्ययन, अनुदैर्य अध्ययन होता है लंबे समय तक एक ही समूह का अध्ययन करते रहना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, एक ही क्या विषय या समूह का विशेष प्रकार से एक लंबे समय तक अध्ययन करते रहना। अच्छा, प्रतिनिधात्मक अध्ययन, प्रतिनिधात्मक अध्ययन विभिन्न आयु समूह की तुलना, जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के आयु है, समूह है, उनकी तुलना करना। अन्य प्रकार क्या है, अवलोकन विधि क्या है, याद रखिएगा, प्राकृतिक व्यवहार का अवलोकन, ये शिक्षा समाजशास्त्र में व्यापक उपयोगी होते हैं। सो आशा करता हूं फ्रेंड्स समझ में आया होगा, मुझे पता है आपको सब कुछ आता है, केवल आपको रिवाइज करवाना है। सो ये यहीं पर समाप्त होता फ्रेंड, ये लेक्चर आज यहीं समाप्त हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हो सकता है मेरा भी कुछ हो जाए यार। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।